स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटिवेशन लर्निंग में। आज के वीडियो के द्वारा हम 10th साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को समझेंगे जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आपका रिवीजन तो होगा ही, साथ ही वो अच्छी तरह से आपको याद भी हो जाएंगे। आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षा 80 नंबर की होती है और आपके साइंस में कुल 13 पार्ट हैं और ये उनका अंकभार है। इस वीडियो के द्वारा हम शुरू के 4 पार्ट जो आपके केमिस्ट्री से संबंधित है उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को समझेंगे और आगे के 2 वीडियोस हैं उसमें हम जीव विज्ञान और फिजिक्स वाले पाठों पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हमारे 4 पाठ हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण 6 अंक का है, अम्ल क्षार और लवण 7 अंक का है, धातु है धातु 5 अंक का है, कार्बन और उसके यौगिक 7 अंक का है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? पदार्थों के बीच रासायनिक परिवर्तन को हम समीकरण के माध्यम से व्यक्त करते हैं, इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? यह नियम ये कहता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए, यानी तीर के निशान के पहले वाले और बाद वाले जो पदार्थ हैं उनका द्रव्यमान हमेशा बराबर होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 यानी मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान CO2 प्लस H2O, और इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अगला, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ये उसके विपरीत अभिक्रिया है, इसे हम ऊष्माशोषी कहते हैं। जैसे CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हुआ है। अगला प्रश्न, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन क्या है? जब एक पदार्थ टूटता है और टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं आपकी किताबों में, जैसे कि संयोजन का है 2H2O प्लस O2 एरो 2H2O, और वियोजन का जब जल का अणु टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकल सकती है। अगली अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। जब एक तत्व अपने यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लो पदार्थ A है और ये पदार्थ BC से क्रिया कर रहा है, तो A जो है वो B का स्थान ले लेता है और उत्पाद के तौर पर हमारे लिए बनते हैं B प्लस AC। तो यहाँ पर A ने B को विस्थापित कर दिया, तो यह अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। उसी प्रकार से है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 यौगिक आयनों के आदान प्रदान द्वारा अभिक्रिया करके नए यौगिक बनाते हैं, यानी 2 आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ए बी एक पदार्थ है और CD दूसरा पदार्थ है, दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर A के साथ D जुड़ गया और C के साथ B जुड़ गया, मतलब आपस में स्थान उनके बदल गए। B ने D का स्थान ले लिया और D ने B का स्थान ले लिया, तो इस प्रकार का विस्थापन दोहरा विस्थापन कहलाता है। अगला, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X का उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो हमारा तत्व X है कॉपर Cu, और काले रंग का जो यौगिक है वो है कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपचयन क्या है? उपचयन, यहाँ हम उपचयन की बात कर रहे हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। उपचयन क्या है? ऑक्सीजन का योग या इलेक्ट्रॉन का ह्रास। इसका उदाहरण लिख सकते हो 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। अपचयन, यहाँ पर हम ए लिखते हैं अपचयन। तो अपचयन क्या है? ऑक्सीजन का ह्रास, ये इलेक्ट्रॉन का संचयन अपचयन कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम रिडक्शन कहते हैं। और जब अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों साथ होती हैं तब हम उस अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जंग लगने से लोहे को कैसे बचाते हैं? तो पेंटिंग या गैल्वेनाइजेशन करके हम लोहे पर जंग लगने से बचा सकते हैं। खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में क्यों भरते हैं? ऑक्सीकरण रोकने के लिए। जैसे कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, ताकि वो खराब नहीं हो।
संक्षारण क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास स्थित अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह नमी से क्रिया करके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती है, जिससे धातुएं खराब होने लगती हैं या संक्षारित होने लगती हैं, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना या नमी के संपर्क में आने से तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। ये सारे संक्षारण के उदाहरण हैं। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? वसा तथा तेलयुक्त पदार्थ जब लंबे समय तक रखे जाते हैं तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और उनका स्वाद खराब हो जाता है और इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। अतः वसा तथा तेलयुक्त खाद्य पदार्थों को उपचयन से रोकने के लिए उसमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं तथा वायुरोधी बर्तन में रखा जाता है, जैसे कि आलू के चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके उन्हें उपचयित या ऑक्सीकरण होने से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो पदार्थ X कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। इसे चूना या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है और पदार्थ X के जल से अभिक्रिया करने पर CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब चलिए देखते हैं दूसरा पाठ, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल नीले लिटमस पत्र का रंग किसमें बदल देते हैं? तो लाल में। आपको पता है नीले लिटमस को वो लाल कर देते हैं। क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। प्रकृति में बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं, बहुत सारे क्षार हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? तो लवण और जल। पीएच स्केल का मान कितना होता है? तो 0 से 14। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? तो उदासीन पदार्थ जैसे जल का पीएच 7 है। अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? तो 7 से कम होते हैं वो सारे अम्लीय हैं। यदि किसी का पीएच 1 है तो बहुत ज़्यादा अम्लीय है, यदि उसका पीएच 2 है थोड़ा कम अम्लीय है, 3 है तो थोड़ा और कम। तो इस तरह से 7 अगर हो जाता है तो वो उदासीन हो जाता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। इसे हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? HNO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3.10H2O। टूथपेस्ट का पीएच मान लगभग कितना होता है? 8 से 9। नींबू का रस अम्लीय क्यों होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? उत्तर, दही एवं खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं और इनकी क्रिया से पीतल एवं तांबा विषैले लवण बनाते हैं जो हानिकारक होते हैं। अगला प्रश्न, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। पीएच क्या है या पीएच की परिभाषा क्या है? पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता को मापने का एक पैमाना है। यह विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के विपरीत लघुगणक पर आधारित होता है। इसको हम लिख सकते हैं सूत्र इसका, pH बराबर -log10 ब्रैकेट में H+, जहाँ पर H+ का मतलब है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। मिट्टी की उर्वरता जो है उसकी जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता या फसलों का औसत pH 6 से 7 के बीच में होता है। नींबू के रस का pH करीब 2 होता है। दूध का pH 6.5, रक्त का pH 7.4। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.1/2H2O। जब ये जल से क्रिया करता है तो बनता है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र है CaSO4.2H2O। तो दोनों के सूत्र में थोड़ा सा ही अंतर है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। जब अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तब लवण और जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं आप, जैसे कि NaOH + HCl, NaCl + H2O। अगला पाठ, धातु और अधातु।
धातुओं का मुख्य गुण क्या है? धातुएं चमकदार होती हैं, तन्य होती हैं, आघातवर्ध होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं। आप सबको पता है ये। अधातुओं का रंग कैसा होता है या किस तरह की होती हैं? अधातुएं रंगहीन सफ़ेद होती हैं, तो सल्फर का रंग पीला। सोडियम धातु को कैरोसिन या मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम हवा की नमी से तुरंत अभिक्रिया करता है, आग उत्पन्न कर देता है, इसलिए उसे कैरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जंग लगना क्या है? लोहे का ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करना जंग लगना है, जिससे फेरस ऑक्साइड Fe2O3.H2O बन जाते हैं। गैल्वेनीकरण क्या है? लोहे पर जंग की परत चढ़ाकर जंग से बचाने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ये पूछा जाता है, लोहे पर जंग की परत चढ़ाने से उस पर जंग नहीं लगता, या लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर उस पर जंग से बचाया जा सकता है। अपचयन क्या है? धातु ऑक्साइड में ऑक्सीजन हटाकर धातु प्राप्त करना। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने वाले ऑक्साइड, मतलब ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए ZnO। मिश्र धातु क्या है? दो या अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। उदाहरण के लिए पीतल, जो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। धातुएं अम्ल से क्या गैस निकालती हैं? अभिक्रियाशील धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। अयस्क क्या है? धातु युक्त खनिज जिनसे धातु निकालना लाभकारी हो, उसे हम अयस्क कहते हैं। गैंग क्या है? अयस्क की अशुद्धियां जैसे रेत या मिट्टी गैंग कहलाती हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों में मजबूत आयनिक बंध पाए जाते हैं, इसके कारण उनका गलनांक उच्च होता है। सोना प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तो मुक्त अवस्था में। आघातवर्ध तन्यता का अर्थ बताइए। आघातवर्ध धातु को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता को आघातवर्ध कहते हैं, और तन्यता धातु को खींचकर हम पतले तार बना सकते हैं, और इस क्षमता को तन्यता कहते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो मैंने बताया कि इसको आयनिक बंध जो काफ़ी मजबूत होते हैं, उनमें अंतर आयनिक आकर्षण होता है, और उसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसीलिए आयनिक बंध कठोर होते हैं। तो ये लघु प्रश्न में भी आ सकता है, थोड़े से दीर्घ में भी आ सकता है। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। उसको उदाहरण आप लिख सकते हैं, सोना और प्लेटिनियम। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इससे निकलती है हाइड्रोजन गैस, जैसे कि Fe+H2SO4 एरो FeSO4+H2। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जिंक जो है वो आयरन को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो आप समीकरण लिख सकते हैं Zn+Fe2SO4 थ्राइस एरो ZnSO4+FeSO4। अगला पाठ है कार्बन और उसके प्रमुख यौगिक। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6, आपको पता है, क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4। कार्बन के अपरूपण के उदाहरण दीजिए, हीरा और ग्रेफाइट। श्रृंखलन गुणधर्म क्या है? कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से मिलकर एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, जिसे हम श्रृंखलन का गुण कहते हैं। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या है? सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन है, जिसका सूत्र है CH4। एथेन का सूत्र बताइए। तो एथेन का सूत्र है C2H6। इथिलीन का रासायनिक नाम क्या है? इथिलीन को एथीन भी कहते हैं, इसका सूत्र है C2H4। एथाइन का उपयोग किसमें होता है? वेल्डिंग में, इसका सूत्र है C2H2। दहन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो आप लिख सकते हैं मीथेन प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। इथेनॉल या इथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है? C2H5OH। इथेनॉल का रासायनिक नाम क्या है? इथिल अल्कोहल। एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनमें केवल एकल बंध पाया जाता है, यानी C और C के बीच में एक ही बंध होता है। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। इसका उदाहरण है मीथेन। दूसरा है एल्कीन। एल्कीन असंतृप्त हैं, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध पाए जाते हैं, और इसका उदाहरण एथीन है। सामान्य सूत्र है CnH2n, और ये एथीन जो है ये फलों को पकाने में उपयोगी है। तीसरा है एल्काइन। ये भी असंतृप्त हैं,
यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध पाए जाते हैं। सामान्य सूत्र है CnH2n-2। उदाहरण है एथाइन C2H2। इसका वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिसकी वजह से चारों तरफ कार्बन के यौगिक सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो कार्बन में 2 विशेष गुण पाए जाते हैं। पहला है श्रृंखलन। कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से मिलकर एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, यानी C मिलकर बहुत लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। अन्य तत्वों में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। दूसरा है चतुर संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और ये अन्य 4 परमाणुओं से आसानी से जुड़ सकता है। साबुन तथा डिटर्जेंट के बीच रासायनिक अंतर बताइए। साबुन कार्बोक्सिलेट लवण है, यानी RCONA, जो वसा के क्षारीय अपघटन से बनते हैं, जबकि डिटर्जेंट ये अपमार्जक सल्फोनेट लवण होते हैं, यानी RSO3Na। साबुन कठोर जल में झाग नहीं दे पाता क्योंकि वह कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के अवक्षेप बना लेता है, जबकि डिटर्जेंट या अपमार्जक कठोर जल में झाग दे सकता है। साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। साबुन के अणु में जल रागी सिरा COONA होता है और एक होता है जल विरागी पूंछ जो R होती है। जब साबुन दूषित वस्तु पर लगाया जाता है या तेल के संपर्क में आता है तो वह मिसेल जैसी संरचना बनाता है। जो पूंछ जो है वो तेलीय पदार्थ या मैल से चिपक जाती है, जिससे गुच्छ बनते हैं। मैल जो है केंद्र में रहता है और रगड़ने से मिसेल जो है पानी में विलीन हो जाते हैं। इस तरह हम मिसेल का चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर जो Na वाला सिरा है वो बाहर की तरफ है और सेंटर में जो है वो मैल है या फिर तेल की बूंद है। तो पूंछ वाला सिरा जो है वो तेल से चिपक जाता है और ये एक गोलाकार संरचना बन जाती है जिसे मिसेल कहते हैं, और फिर ये पानी के साथ आसानी से बह जाते हैं। इस तरह से साबुन जो है कपड़ों को साफ कर देती है। आशा करती हूँ 4 पाठों के जो प्रश्न आपको जो है समझ में आ गए होंगे और इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको आ जाएगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए।